नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मीडिया और मीडिया में वेलफेयर, हम एक बहुतायत संख्या में हम लोग काम करते हैं मीडिया में। पहले भी करते थे और अब तो संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले जब प्रिंट मीडिया जब ज़्यादा प्रभावी था तो वेज बोर्ड हुआ करता था, और वेज बोर्ड माने भारत सरकार एक बोर्ड का गठन करती थी और वो ये सुझाता था कि मिनिमम सैलरी कितना, मिनिमम वर्किंग आवर कितने। कई वेज बोर्ड बने। एक ऐसे व्यक्ति आपके सामने ला रहा हूं, उनसे बातें सुनाने की का प्रयास है कि जो व्यक्ति फोटो जर्नलिस्ट होते हुए कई वेज बोर्ड में सदस्य रहे और वो अपनी वेलफेयर को लेकर के, जर्नलिस्टों के वेलफेयर को लेकर के वो अपनी बात रखते रहे आयोग के सामने, और आयोग उन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य भी किया और सरकारों ने उसे नोटिफिकेशन जारी करके लागू भी हुआ। अब स्थिति बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम सुनते हैं कौन है फोटोग्राफर, ये जानना भी जरूरी है। फोटोग्राफर हिंदुस्तान टाइम्स के थे जो 1976 से लेके 2006 तक 30 वर्षों तक अखबार में काम करते हुए अब वो वहां से विदा हो लिए। अब विदा होने की कहानी अलग है, जिसे फिर कभी आपके सामने रखूंगा। और वो क्या कहते हैं वो बहुत सुनने वाली इंटरेस्टिंग बातें हैं। आगे आने वाले दिनों में मीडिया में काम करने वालों का हश्र क्या होता जा रहा है, इस पर भी उन्होंने बेबाकी से बताया। तो चलिए सुनते हैं एसएन सिन्हा फोटोग्राफर को, जो बाद के दिनों में हिंदुस्तान टाइम्स के क्या थे, वो एडिटर इन ब्रैकेट फोटो। क्योंकि जर्नलिस्ट का फ्रीडम होना चाहिए, जो फ्री प्रेस की हम लोग बात करते हैं, उसका सारा बेस इसी बात पर है। जब देश आज़ाद हुआ और हमारे जो देश चलाने वाले हमारे फोरफादर्स थे, उन्होंने जब ये सोचा कि भाई पत्रकार को किस तरह आज़ाद रखा जाए, जर्नलिस्टों को कैसे आज़ादी मिले, और आज़ादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकार से हमें आज़ादी मिले। हमारी आज़ादी का मतलब ये होता है पत्रकार का कि पत्रकार को मालिक के चुंगल से भी आज़ाद रखा जाए, वो किसी तरह से उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं। इसीलिए उस समय वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एक बनाया गया 1955 में, उसको लेके आए वो वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉय सर्विस एंड कंडीशन मिसलेनियस एक्ट 1955। उसके अंदर ये वेज बोर्ड का प्रावधान किया गया कि उसके अंदर सर्विस कंडीशन भी आपकी सेफ की गई कि आपकी सर्विसेज कैसी रहेंगी, आपकी ड्यूटी आवर्स क्या होंगे और आपकी तनख्वाह कितनी होगी। वो भी उसके अंदर एक बनाया गया कि तनख्वाह तय करने के लिए, कि सैलरी स्ट्रक्चर जो तय करने के लिए उन्होंने एक वेज बोर्ड के गठन का उसमें प्रावधान किया। जब वेज बोर्ड का गठन उसके थ्रू होने लगा तो वो एक मैंडेटरी चीज़ हो गई। वेज बोर्ड वैसे ये ट्रिपटाइट होता है, तीनों पक्ष को उसमें रखा जाता है, सरकार, मालिक और पत्रकार और गैर पत्रकार, उनके वर्कर्स के तीनों मिलके एक तय करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़, जिस चीज़ पे हर समय ये महसूस होता था, इसकी महसूस रहता था हर एक को कि मुझे जो तनख्वाह मिल रही है तो किसी के एहसान से नहीं मिल रही, ये मेरा राइट है। और अभी तक देखिए 6 वेज बोर्ड बन चुके हैं। 55 में जब ये एक्ट बना, उसके बाद 56 में पहला बनाया सरकार ने बोर्ड, जिसमें बनर्जी, जस्टिस बनर्जी के, उसके बाद फिर बना दोबारे, वो आके हमारा 63 में बना। तब जर्नलिस्ट वेज बोर्ड की बात, पत्रकारों की ही बात थी सिर्फ। वो शिंदे वेज बोर्ड बना 63 में। चर्चा ये रही कि भाई सिर्फ पत्रकार ही क्यों, जो गैर पत्रकार हैं, नॉन जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। तो 63 में शिंदे वेज बोर्ड जो बना वो दोनों के लिए बने। इसमें एक निवेदिता भी उन्होंने एक टाइम दिया था। अभी तक 6 बन चुके हैं ऐसे वेज बोर्ड, क्योंकि अब जो वेज बोर्ड बन रहे हैं उसके बाद जो बने, इनके बाद पालेकर वेज बोर्ड आया,
70s में। तभी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ अखबारों में, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। पालेकर वेज बोर्ड के बाद 75 में पालेकर वेज बोर्ड का अपॉइंटमेंट हुआ। बाद में क्योंकि मालिक लोग इससे बहुत खुश नहीं थे, ओनर्स थे, क्योंकि उनको भी एक तरह से वो बंद जा रहे थे। उन्होंने उसके खिलाफत की, तो साथ मिल के काम नहीं किया। इसको गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल में कन्वर्ट कर दिया। जस्टिस पालेकर का ट्रिब्यूनल बन गया, वो सुनवाई करके उन्होंने फैसला किया और सरकार ने उसको लागू कराया। अब पालेकर के बाद फिर पचावत वेज बोर्ड आया, जो यदि आपको पता हो 85 में आया। ये 10-10 साल के गैप पे आ रहा है। और उनके बाद जस्टिस पचावत के बाद जो वेज बोर्ड 94 में आया, उसको हम लोग जस्टिस मनीषाना सिंह वेज बोर्ड कहते हैं। और आखिरी अभी जो आया था मजीठिया वेज बोर्ड, वो पहले जस्टिस करूप को बनाया गया था, नारायण करूप को, बट वो छोड़ गए बीच में, तो जस्टिस बछावत को उनकी जगह रखी गई। तो जस्टिस बछावत वेज बोर्ड जो 2007 में बना था और 10 में उसने रिपोर्ट दी और 11 से वो रिपोर्ट लागू हुई। इस तरह 6 वेज बोर्ड पत्रकारों और समाचार पत्र के और कर्मचारियों के लिए ये समय समय अलग अलग समय पे आए। शुरुआती दौर पे, ये लास्ट आखिरी की तो बात नहीं करूंगा, जो पहले के वेज बोर्ड थे उसको अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन होता था, लेकिन बाद के जो 2 वेज बोर्ड आए उस पर बहुत उहापोह की स्थिति रही। इस पर तरह कुछ बताएं, चाहे तो आप पहले वाले से ही शुरू कर सकते हैं। देखिए, पहले 2 वेज बोर्ड जो थे, शुरू में जो 56 में हुआ और 65 में हुआ, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुए। कारण समझ लीजिए, उस समय अखबारों की संख्या कम थी, देश में नया नया देश आज़ाद हुआ था, सरकार का प्रभुत्व भी था। तो वो जो एक बोर्ड ने तय किया, वो तकरीबन सब अखबारों ने अपने यहाँ लागू कर दिया। और उस समय ना हमारे पास हमारे जो मीडिया का खिलाफ भी ऐसा नहीं। आज जो ये बातें कही जा रही हैं, तो हम और आप ये कहते हैं कि उस समय अच्छा हुआ, अब नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मानना है कि वो सवाल को उस एंगल से कभी मत देखिए, क्योंकि जब आज की हम बात करते हैं, तो आज यदि आप रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के हैं, जो अखबार और मैगजीन रजिस्टर्ड है, वो करीब 1 लाख से ऊपर है। मगर क्या हम और आप इस बात को नहीं समझ रहे कि क्या वो 1 लाख सारे वेज बोर्ड वाले हैं? वो नहीं है, वो छोटे छोटे अखबार हैं। कोई एक आदमी चला रहा है, कोई घर का परिवार चला रहा है, कोई किसी में 2 हैं, कहीं 4 हैं। तो वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन कितने अखबारों के लिए है, ये भी तो समझने की जरूरत है। उसमें कुछ टर्नओवर की और नंबर ऑफ एम्प्लॉई की भी बात वो है। मैं अभी बताता हूँ अभी आपको। तो उस कारण से वो नंबर, बड़े फिगर्स अब फर्क लगते हैं कि अब 1 लाख में करिएगा तो उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले वो सैकड़ों में है, हंड्रेड्स में ही है। तो इसलिए वो सारी ये फिगर्स की प्रॉब्लम आ रही है कि परसेंटेज में नहीं नज़र आ रहा है। बट सच्चाई ये है कि जो आखिरी वेज बोर्ड की भी बात हम करते हैं, जो सबसे लास्ट में अभी आया है मजीठिया वेज बोर्ड, या उसके पहले मनीषाना सिंह वेज बोर्ड, उस समय वेज बोर्ड ने खुद, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कितने अखबार को नोटिस दिया, तो वो मुश्किल से 400 कुछ ही अखबारों को नोटिस लाता है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन करें। क्योंकि जो अभी आपने सवाल पूछा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसमें कैसे तय कैसे करते हैं। उसको जब तय करते हैं, या बोर्ड जब बैठता है, इसको ये देखना होता है कि हर संस्थान की पेइंग कैपेसिटी क्या है। क्या वो संस्थान ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं कि संस्थान ही बंद हो जाए, अखबार बंद हो जाए, तो और नौकरियां चली जाएंगी। क्या संस्थान की पेइंग कैपेसिटी है जो ये अपने एम्प्लॉयज़ को, जर्नलिस्ट को, नॉन जर्नलिस्ट को ये तनख्वाहें दे सकता है? उसको देखने के लिए उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से कैटेगरीज बनाई जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरू से ये बनती रही कि मान लीजिए जो अखबार है, बड़ा अखबार है, उसकी इनकम बहुत है, तो वो 1 में आएगा, वहाँ सैलरी ज़्यादा होगी। जो बहुत छोटा अखबार है, वो हो सकता है 8वें कैटेगरी में आए, उसकी सैलरी उससे यदि आप देखिएगा तो 1/10 कम होगी। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं।
और किस तरह से इसको तय किया जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें आपको समझना ही चाहिए। अब जो ये एक चीज़ और बताइए मुझे, ये मुझे नहीं समझ में आता है और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्टों को भी नहीं समझ में आता है। जब वेज बोर्ड एक बार नोटिफिकेशन हो गया, ऑर्डर हो गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद कोर्ट में जाके अटकाना क्या चलता है? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे क्या कहा कि शुरू में पहले 1-2 में इतना पंगा नहीं रहा क्योंकि उस समय के हालात कुछ और थे। बाद में मालिकों को ये समझ में आने लगा, जो अखबारों के मालिक हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में अखबार ज़्यादातर पूंजीपति लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अखबार चला रहे हैं। उनको समझ में आया कि ओ ये तो हमारे हाथ से चीज़ निकल गई। पत्रकार जिसको हम हर तरह से अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, इस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के कारण वो थोड़ा सा आज़ाद हो गया कि उसकी सैलरी फिक्स हो गई। मुझे पता है कि मेरे को इस पोस्ट पे मेरी क्या तनख्वाह होगी, मिनिमम। ये जो तनख्वाहें हैं ये मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा दो ना उसे। मगर वो चाहते थे कि नहीं, वो हमारे रहमो करम हो रहे हैं, तो वो उनको लगा कि इसको कहीं ना कहीं हम रोकते हैं। उस रोकने के लिए उन्होंने हर बार जब भी ये वेज बोर्ड बने तो वो चैलेंज करना शुरू किया है और तकरीबन पहले के बाद से सेकंड ऑनवर्ड, छठे वेज बोर्ड तक, मजीठिया तक, हर वेज बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और खास करके बड़े अखबार ज़्यादा लेके गए और उन्होंने 3-4 बातें कहीं, हर बार एक ही उनका बात होता था। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से, मैं तो जुड़ा रहा हूँ, पालेकर ऑनवर्ड्स मैं भी जुड़ा रहा हूँ, मैं पालेकर में भी अपीयर हुआ और वहाँ से लेके मजीठिया तक में अपीयर होता रहा। तो हमने ये बातें देखी कि हर समय एक ही उनका रहता था, कोर्ट्स में भी और वेज बोर्ड के सामने भी। हमारी पेइंग करते थे, यदि हमको वेज बोर्ड के जो सैलरी देना पड़ेगा तो अखबार बंद हो जाए। वो यही हमकी बार बार होती, मगर वो सच्चाई तो थी और हर बार कोर्टों ने इसको टर्न डाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया में भी ये बात कही, वो बहुत बड़ा, इन्होंने कहा कि इनको राइट ही नहीं था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी। कोर्ट ने कहा इन्होंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल किया, हर चीज़ को देख के किया है और आपको इसको पूरी तरह से लागू करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है इस वेज बोर्ड को लेकर अभी का, जो लॉ ऑफ द लैंड, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, वो है आज का है। तो क्या हर जगह लागू हो चुका है? ये जो सवाल है ये भी बहुत बड़ा है कि हर जगह लागू तो होता नहीं। देखिए रास्ते वो हर समय खोज रहे हैं, तो जब इनको लगा कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, एक नया रास्ता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन भी आ गया बीच में। जो नौकरियां जो हमने पहले शुरू में बात करी, हम लोग जब संस्थान को ज्वाइन करते थे तो लगता था कि जो एक रिटायरमेंट एज है 58 या 60 जो है, हम उस उम्र तक वहाँ पर नौकरी करें बिना किसी बहुत दबाव के, हम खुल के नौकरी कर लेंगे, अपना काम करते थे। आज वो बात नहीं रही। ग्लोबलाइजेशन में एक नई चीज़ आ गई, जो वैसे लोग इंटरनेशनली उसको बहुत अच्छा कहते हैं, मगर पत्रकारिता के हिसाब से वो बहुत वर्स्ट चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आपकी फिक्स्ड नौकरी नहीं रही, आपको हमको ज़रूरत है, जैसे हम घर में एक कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कोई आदमी रखते हैं कि मुझे एक काम कराना है, मेरे को नहीं पसंद है, बाहर जाना है, हम पत्रकारों को भी उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। तो पहले शुरू में उसके लिए लालच दिए गए पत्रकारों को, क्योंकि कानून तो एक बना हुआ था, तो लालच दे के उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे दे दिए गए, कहीं कुछ लोग टूट के आए, फिर सरकारों ने उनकी मदद की उस समय, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई और पूरी तरह से लोग कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो गए वेज बोर्ड छोड़ करके। क्योंकि वेज बोर्ड क्या कह रहा था, वेज बोर्ड इज़ अ मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर, जो कम से कम सैलरी देना है, उससे ऊपर देने में तो कोई रोक है नहीं, तो वो कानून से भी बच रहे हैं। बट उसके बाद जो आपकी सुरक्षा थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन सुरक्षा तो परमानेंट अपॉइंटमेंट में भी अब खत्म है, इस पर कुछ बताइए। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, परमानेंट अपॉइंटमेंट नाम की तो अब कोई चीज़ है ही नहीं, अब चीज़ ही नहीं।
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो परमानेंट चीज़ को ख़त्म किया कॉन्ट्रैक्ट ला के। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब इससे फर्दर आगे नौकरी करूँगा। आप उनके रहमो करम पे हैं, चाहे वो 3 साल का है, 2 साल का है या 1 साल का है। नहीं, बिना समय सीमा बांधे अपॉइंटमेंट अभी है, बिल्कुल है, लेकिन सैक करने में देर नहीं है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप वो बात कर रहे हैं। जो लोग परमानेंट भी हैं वो ज़्यादातर पुराने हैं, बहुत थोड़े नए लोग भी हैं बहुत कम परसेंटेज में है लोग। वहाँ वो क्या कर रहे हैं? अब वो जो लेबर एक्ट्स थे हिंदुस्तान के और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट दोनों को मिला के, क्योंकि हम लोग को एज ए पत्रकार जो प्रोटेक्शन मिली थी वो इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट से मिली थी, हम उसमें कवर वो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया सरकार ने और कोर्ट्स ने उनका साथ दिया। तो नुकसान ये हुआ कि अब वो आज आपको निकाल देते हैं तो आप कानून के अंदर किसी प्रावधान में आपको यदि लड़ना है तो आपको सालों साल लग जाएगा। मैं इसका उदाहरण मतलब वैसे बता रहा हूँ कि मैं खुद भी हूँ इसका उदाहरण। मैंने जब हिंदुस्तान टाइम्स से मैं बाहर निकाला गया क्योंकि मैं वर्कर्स की लड़ाई लड़ता था, वहाँ पे उन्होंने वर्कर्स को निकाला था, मैंने उनके लिए केस किया था, तो बट जो मेरे पे भी गाज घेरूँ, मुझे कहा गया आप कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए। मैंने मना कर दिया कि मैं तो वेज बोर्ड का आदमी हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे टर्मिनेशन किया, क्योंकि मेरा टर्मिनेशन विदाउट एनी रीज़न, मेरे लेटर में एक लाइन का चिट्ठी है कि आपकी सर्विसेज आज तक टर्मिनेट की जाए 30 साल की नौकरी के बाद। कारण क्या था? उनको मैं परेशान कर रहा था, उनको लग रहा था। मैं कोर्ट में गया, आप सोचिए 2006 से जाके 2020 में मेरा जजमेंट आ रहा है 14 साल के बाद, जो मेरे फेवर में आया लोअर कोर्ट में। अब वो मामला हाई कोर्ट में है, अब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो शायद मेरे को अपनी जिंदगी तक इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। तो मैनेजमेंट सबका फायदा उठाता है और कितने लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके सस्टेन करने की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और अभी आज की तारीख में भी हम बात कर रहे हैं तो अब तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी खत्म कर दिया। ये जो नया लेबर कोड ये सरकार लेके आई है, जिन्होंने सारे आपके एक्ट खत्म कर दिए, उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी एक है। सरकार बार बार कह रही है कि हमने इसको ख़त्म नहीं किया, मगर यदि आप पढ़ेंगे जो लेबर कोड बिल आया है, अलग अलग 6 उन्होंने जो कोड्स बनाए हैं, उसमें पहले में ही जो रिपील किए गए हैं, मतलब जिन कानूनों को ख़त्म किया गया, उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी एक है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है सरकार की, इसको ख़त्म करने के बाद वो जगह जगह इसको कोर्ट भी कर रहे हैं। पर ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा, मगर है आज की तारीख में, तो भविष्य क्या होगा इसको तो हमारा आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा वो बताइए कि जब वेज बोर्ड में जो डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है ये तीनों चारों तरफ का, वो अपनी अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। कोई इंटरेस्टिंग वाकया बता दीजिए, लोगों को अच्छा लगे। नहीं, मैं 2-3 आपको बता सकता हूँ। देखिए वेज बोर्ड में क्या है कि केस प्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट के लोग आते हैं, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं बाकायदा इन राइटिंग, और ओरल सबमिशंस भी होते हैं। जो वर्कर्स की तरफ से, पत्रकार या गैर पत्रकारों की तरफ से जो उनकी यूनियंस हैं बड़ी बड़ी, वो आती हैं, वो अपना केस प्रेजेंट करते हैं। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई उसमें रोक नहीं है, हर कोई केस प्रेजेंट करता है। और वहाँ जो भी नुमाइंदे उसके होते हैं, जो भी इसके चेयरमैन होंगे, प्लस मैनेजमेंट के नुमाइंदे और वर्कर्स के नुमाइंदे, और सरकार का मतलब एक आध लोग न्यूट्रल रहते हैं, वो सब इसको सुन के फिर फैसले करते हैं। तो ऐसा बहुत बार इंटरेस्टिंग हुआ। जो मुझे पहला तो मैं यही आपको बताऊं कि राजकुमार मनीषाना सिंह वेज बोर्ड बना कैसे। ये बहुत अच्छा इतिहास है कि जिस समय राजकुमार मनीषाना सिंह वेज बोर्ड बनने की
लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे सरकार से, डिमांड कर रहे थे कि एक वेज बोर्ड बने। कि वेज बोर्ड बने नया। समय हो गया, 10 साल हो गया, तो नया वेज बोर्ड बनना चाहिए। सरकार डाल रही थी, हम लोग उसकी प्रेशर दे रहे थे, सरकार नहीं मानी। हम यूनियंस ने ये तय किया, पत्रकारों की और गैर पत्रकारों की यूनियन, कि बजट के दिन, जब मैं आपको देखिए बात बता रहा हूँ 75, बजट के दिन दिल्ली के सारे अखबार बंद रहे। जब ये तय किया तो सरकार में थोड़ी खलबली हुई उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में ये हड़ताल हम लोग कर लेते, और वो कहा क्यों कि हड़ताल करेंगे, वो भी एक पीछे की कहानी है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। उस समय के लेबर मिनिस्टर थे PS अगमा साहब, अब नहीं है। वो मित्र थे हमारे, हम लोग की एक मीटिंग में आए हुए थे, और हम और वो अगल बगल स्टेज पे हम बैठे थे, और वहीं चर्चा हो गई। संगमा साहब को हमने कहा आप अनाउंस कर दीजिए यहाँ पर, आप लेबर में मंत्री हैं, कि हम वेज बोर्ड बना रहे हैं, बनाना तो है ही।